वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs दैट इज रिलेटेड टू योर यूनिट 9 पार्ट 6। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्स्टिकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन इज। अगर लार्ज स्केल का ट्रांसप्लांटेशन अगर कहीं किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फर्स्ट इज रिलीजियस और इथिकल कंसिडरेशन। सेकंड चॉइस इनसफिशिएंट ऑर्गन डोनर्स। थर्ड चॉइस लैक ऑफ इफेक्टिव सर्जिकल टेक्निक्स। एंड फोर्थ वन इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज। तो यहाँ पर लार्ज स्केल में जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा उसमें रिलीजियस और एथिकल कंसिडरेशन की कोई बात है नहीं, लेकिन हाँ ये हमने ज़रूर पढ़ा है जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था कि जब लार्ज स्केल का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये ज़रूर देखने की बात होती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की सेल्स को ही सेल्फ सेल मानता है और इसके अलावा कोई भी सेल आएगी तो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल मान के उसको रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए उसका ब्लड लेवल पर मैचिंग होना और सारे इम्यूनोलॉजिकल लेवल पर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी का ऑर्गन दूसरे किसी पर्सन के में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो कहीं उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना हो जाए। तो जो ऑब्स्ट्रिकल आता है वो सबसे ज़्यादा आता है इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को लेके, क्योंकि वो उसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपनी बॉडी के अलावा बाकी सारी चीज़ों को एज अ फॉरेन पार्टिकल मान के चलता है और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दे देता है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 4, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट। इसको पॉल्यूटेंट माना गया है बिकॉज इट, चॉइस नंबर 1, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए पॉल्यूटेंट की तरह लेगी। नेक्स्ट है इट इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। नो इट फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को हटा के, और फिर इसीलिए उसको एज ए पॉल्यूटेंट माना गया है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि सर्दियों में अंगीठी लगाकर गांव में और या छोटे शहरों में लोग सो जाते हैं, ठंड होती है तो खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं, कमरे में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कम होती जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बर्निंग से निकलती है वहाँ अंगीठी से, और फिर वो क्या है सांस के जरिए लोगों के अंदर जाती है और वो स्टेबल कंपाउंड बना लेती है। तो उसे बोलते हैं साइलेंट किलर। इट एक्ट्स एज अ साइलेंट किलर। बिना कुछ पता लगे नींद में ही इंसान की जो है मौत हो जाती है। ठीक है, तो क्यों हो पाता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल कंपाउंड बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, और जो उस रूम में सो रहे होते हैं उनको पता भी नहीं लगता है, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, ऐसा कुछ पता भी नहीं लगता है और वो एकदम आराम से नींद में। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस तरीके से अंगीठी या अलावा या कुछ ऐसे जलाकर सोएं गर्मी लगने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कभी कभी टेम्परेचर डाउन होता है, तो एक खिड़की या दरवाज़ा ज़रूर खोल देना चाहिए, बल्कि सोते टाइम उसको बाहर ही निकाल देना सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, और यस, तो चौथी चॉइस यहाँ पर दी हुई है डेस्ट्रॉय द हीमोग्लोबिन। ये डेस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो 4 चॉइस दी हुई हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट CO2, इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, डेस्ट्रॉय द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो हमारी सही चॉइस आ रही है दैट वुड बी योर चॉइस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, यूज ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इज प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी एक्टिवली, यहाँ इम्यूनिटी 2 तरीके की थी, आपको पता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव जनरलाइज्ड वे में भी दोनों टर्म कैसे यूज होते हैं? एक्टिव में जब एनर्जी लग रही है और बॉडी काम कर रही है किसी चीज को बनाने के लिए। पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लग रही है, नो एनर्जी, नेगेटिव। यहाँ पर एनर्जी लग रही है और बॉडी खुद काम कर रही है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रही है। पैसिव में इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है एंटीबॉडीज,
है ना, तब उसे पैसिव कहा जाएगा। या मदर से जो बच्चे में वाया मिल्क आती है या जो यूट्रस क्रॉस करके आती है वो भी पैसिव इम्यूनिटी में कंसीडर होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यूज ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है स्टेटमेंट है अबंडेंस एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज इन कोलोस्ट्रम प्रोटेक्ट द इन्फेंट बॉडी थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी। नहीं, ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट तो है ही नहीं, इसमें तो बॉडी जो इन्फेंट की बॉडी है उसने खुद ने तो एंटीबॉडी बनाई नहीं, वो तो पैसिवली जा रही है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया। सो यहाँ पर कहा गया है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूज ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इज प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। यस, स्टेटमेंट 1 जो है वो ठीक है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं उनको यूज करना किसी भी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ वो कैरेक्टरिस्टिक होता है पैसिव एंटीबॉडी का। और जबकि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज इन कोलोस्ट्रम प्रोटेक्ट द इन्फेंट्स बॉडी थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी, ये गलत है क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नहीं, दोनों तो करेक्ट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, दोनों गलत भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड वाली चॉइस सही है क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। यहाँ पर ये पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू होता है और रेडीमेड इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज को यूज करना किसी भी तरीके से वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। जब बॉडी खुद बनाएगी अगर तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 3 नंबर की चॉइस हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एलर्जी इज एन एक्सएग्रीगेटेड इम्यून रेस्पॉन्स टुवर्ड एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू दीज सब्सटेंस। जो एलर्जी है, एलर्जी के लिए एक स्पेशल टाइप की जो एंटीबॉडी है वो रेस्पॉन्सिबल होती है और वो एक्सएग्रीगेट करती है इम्यून रेस्पॉन्स को। और जो वो एलर्जी है वो उसके लिए IgE जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। जितने भी सिक्रीशंस है उसमें IgA पाया जाता है, जैसे कि सलाइवा हो गया हमारा, टीयर्स हो गए, और मदर से भी मैंने आपको बताया माँ के दूध के जरिए जाता है बच्चों के पास जब तक बच्चे का इन्फेंट का अपना इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध जरूर बच्चे को पीना चाहिए जब तक उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा। मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 2-2.5 साल तक पीना चाहिए। IgM ये जो है पेंटागन फॉर्म में होती है और ये सबसे पहले फाइट करती है, इकट्ठा कई सारे एंटीजेंस को दबोच लेती है। जैसे फाइट होती है ना, मैंने आपको एग्जाम जो हम जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो बहुत अच्छे से समझाया था कि 2 सेनाएं लड़ रही हैं, कौन सी जीतेगी, जिसके पास आधुनिक हथियार होंगी और जिनकी जो ज़्यादा मजबूत होगी। IgG ये भी सिक्रीशंस में नहीं, मदर प्लेसेंटा क्रॉस करके जाती है। ठीक है, खैर इनके अपने अपने फंक्शन है, लेकिन एलर्जी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज IgA, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 1। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यस, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज होता है। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये किससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है इट इज अ फंगल प्रोडक्ट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। और ये आपने बहुत अच्छे से याद भी किया हुआ है। हर किसी फंगस से कुछ ना कुछ अगर वो बीमारियां पैदा करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ है। जैसे कि पेनिसिलिन का उदाहरण जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो बताया था कि पेनिसिलिन कैसे ऐसी, तो कि जब वो बैक्टीरियल प्लेट को वॉशिंग डिश पर डिस्कार्ड करने गए थे तो वहाँ पर कुछ ग्रोथ आ गई थी और उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब किया था, नहीं ग्रो हो रहे थे, तो तब पता चला था कि भाई फंगस जो है वो भी बड़ी काम की चीज़ है और उससे एंटीबायोटिक्स निकल सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो यहाँ पर काम करता
है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड फॉर एलर्जिन आर IgA टाइप। एलर्जिन के लिए IgA टाइप एंटीबॉडी बनती है, ये सही है। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, एलर्जिन के लिए IgE होती है। ठीक है, तो ये गलत है। बी चॉइस यहां पर लिखा हुआ है, बी सेल themselves do not secrete antibody but help T cell to produce them. No, बी सेल ही तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना। बी सेल प्रोड्यूस करती है ये वाई शेप की जो एंटीबॉडीज हैं, और जो टी सेल है वो क्या करता है, वो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स देता है, जिसमें तरह तरह की सेल्स बनती हैं, है ना। तो बी सेल, बल्कि टी सेल हेल्प करता है बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये भी जो चॉइस है वो हमारी गलत बैठ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है बी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, जबकि बी सेल ही एंटीबॉडी सिक्रीट करती है, बट हेल्प टी सेल टू प्रोड्यूस देम, उल्टा है। जबकि सी टी सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ रिजेक्शन। यस, ग्राफ रिजेक्शन के लिए तो टी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। डी चॉइस देख लेते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। यस, 4 पेप्टाइड चेन इस तरीके की होती है, जिसमें एक हैवी होती है, एक लाइट होती है ना। जब हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था, एक हैवी है, एक लाइट है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो किस चॉइस में आ रहा है, सी एंड डी। यहाँ पे आ रहा है सेकंड चॉइस में सी एंड डी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी सी एंड डी ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason. Assertion A, an antibody is a protein molecule made by the lymphocyte. Yes, तो एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो कि लिम्फोसाइट से बनता है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से बनता है ना। टी हेल्प करती है, जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया है। रीजन, एन एंटीबॉडी बाइंड टू अ स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज इट्स ऑड इफेक्ट। हाँ, एंटीबॉडी जो है एक फॉरेन एंटीबॉडी से बाइंड करती है और इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, इन लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ A and R are true. Yes, both are true, and R is the correct explanation of A. नहीं, R is not the correct explanation of A. दोनों इंडिपेंडेंटली सेंटेंस सही हैं, लेकिन वो उससे बनती है और नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये। बोथ A and R are true, but R is not the correct. Yes, ये आएगा, सेकंड चॉइस आपकी आएगी। A is true, R is false। नहीं, दोनों करेक्ट हैं। A is false and R is true, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज करेक्ट कैटेगराइज एज। आपको पता है मदर से इन्फेंट में प्लेसेंटा क्रॉस करके कौन सी एंटीबॉडी जाती है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जाती है, ये जाती है IgG, और मदर्स मिल्क में मिलती है IgA। और लगातार मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जब बॉडी खुद की अपनी बी सेल से एंटीबॉडीज बनाएगी किसी एंटीजन के लिए, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। जब इनडायरेक्टली बाहर से भी एंटीबॉडीज दी जा रही हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, या मदर से बच्चे को मिल रही है, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा पैसिव इम्यूनिटी। बाकी पढ़ना चाहें पढ़ लें। एक्टिव इम्यूनिटी में खुद जब बॉडी की इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगी। सेलुलर इम्यूनिटी अनदर टर्म हो गया। इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारे बैरियर्स हैं, जैसे कि स्किन सबसे पहले हुआ, फिर म्यूकस लाइन हुई, है ना। इस तरीके के जो बैरियर्स हैं, लाइसोजाइम्स हुआ, ये सारे के सारे बैरियर्स को इन्नेट इम्यूनिटी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा नहीं है। फिजियोलॉजिकल बैरियर HCl, लाइसोजाइम, सलाइवा, टीयर, इन सभी में जो है क्या है,
ये फिजियोलॉजिकल फंक्शनैलिटी में काम आते हैं और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। लेकिन जो म्यूकस कोटिंग है वो इन्नेट इम्यूनिटी की तरह काम करती है और वो एक फिजिकल बैरियर है, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर डी चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ गलत लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, वैक्सीन क्या है? ए, कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन क्या कोई एंटीबायोटिक है? नो, एंटीबायोटिक इज समथिंग डिफरेंट। वो प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया फंगल का, है ना। और फिर क्या है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है वैक्सीन? नहीं, लाइफ सेविंग ड्रग भी नहीं है। किल्ड बैक्टीरिया एंड वायरस, यस। वैक्सीन में क्या होता है, एटीन्यूएटेड वायरस होते हैं या किल्ड वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, ताकि उनकी पैथोजेनेसिटी डाउन हो जाए या खत्म हो जाए, या फिर उनको किल कर दिया जाता है ताकि उनकी विरुलेंसी चली जाए। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी किल्ड बैक्टीरिया एंड वायरस। वैक्सीन इज अ किल्ड बैक्टीरिया एंड वायरस। कलेक्शन ऑफ लाइसिन नहीं, ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू immunological tools and related topic. If you still have any query, you can write down the comment box. We will discuss this later on. I hope आपको वैसे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पढ़ाई करिए और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।